कश्मीरी women की कोई representation नहीं थे. When we think about Kashmir and Kashmiri women, there is a need कि हमें women को represent करना है. We call it a decade of change. जिसने 30 साल, 40 साल, 70 years of women, who never voted, उन्होंने आज वोट किया. I'm a citizen and I have a right to vote. For DBT, there are elderly women. They are getting their pensions, their welfare schemes, जितनी भी है. They are themselves going to the banks. They are accessing internet. They are accessing, resources. सपोज अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो कश्मीर में आरपीसी के तहत रणबीर पीनल कोड के तहत सारी जो भी क्राइम्स होते थे उसके अंडर हो जाता था वो केटर. बट द थिंग इज कोई स्पेशल प्रोविजन उस पर अप्लाई होता नहीं था, चाहे वो पॉक्सो हो, चाहे वो डीवी हो या कोई और क्राइम हो. अगर आप पहले की बात करें तो मेजॉरिटी जो डिलीवरीज होती थी वो घरों पे होती थी, जस्ट बिकॉज हॉस्पिटल्स दूर थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये असर पड़ा. नमस्कार, नूतन नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं गरिमा के साथ आप देख रहे हैं नूतन नेशन में जो स्पेशल इनवाइटीज़ हैं, 2 कश्मीर की पर्सनालिटीज़ जो कश्मीर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट दरख्शान भट्ट और हमारे साथ कश्मीर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट महविश है. इनसे जानेंगे कि कश्मीर में पिछले 10 सालों में क्या बदलाव आया है, क्योंकि ये कुछ सालों से कश्मीर में जो विमेन राइट्स के लिए या सोशल अवेयरनेस के लिए काम कर रही हैं. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्दर्न नेशन पे. थोड़ा सा अपने बारे में हमारे गेस्ट को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए. थैंक यू वेरी मच गरिमा जी. दरख्शान हसन भट्ट मेरा नाम है एंड आई एम दी प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन. सो माई स्पेशलाइजेशन इज जेंडर एंड वुमेन स्टडीज एंड माई रिसर्च इज ऑल्सो इन द with the same subject about the women. So this is one of the initiatives, considering the women of Kashmir, her narrative, her personality. Kashmir Women's Organization is, it's something by the Kashmiri women, for the Kashmiri women. And, setting, explaining her daily experiences, her lived experiences, explaining them, just documenting them. So that's how we started the initiative of Kashmir Women's Organization, it's a kind of setting the platform to being from the professional background, being from the same subject, academically studying a woman, then studying her in the field, studying her in the actual life. So and उसको connect करना, उसको relate करना. That's how what gave us an idea of establishing a Kashmir Women's Organization, a platform for women where she can narrate herself, her lived experiences, and being a Kashmiri and being a woman. So that's how it सो is. कश्मीर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? कब शुरू किया, क्या सोच के शुरू किया? जी, आई एम एडवोकेट महविश, एज यू इंट्रोड्यूस्ड मी. सो जो हमारा मोटिव था कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने का, वो ये था कि कश्मीरी वुमेन की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थे. व्हेन वी थिंक अबाउट कश्मीर एंड कश्मीरी वुमेन, तो दिमाग में ये आता है कि इट्स अ चिनार लीव and a woman wearing a farran with a kid, and on her head there is a tokra called, in Kashmiri we call it foot. ओके, फुट. Okay, yes, not foot, it's phut. फुट. Yes. ओके. So वो एक रिप्रेजेंटेशन थी एक कश्मीरी वुमेन की. तो जब हम कश्मीर के बाहर आते हैं तो लोग हमें ऐसे जानते हैं कि ओके, शी इज़ अ वुमेन स्टैंडिंग विद अ किड वेयरिंग अ फेरन एंड ऑन हर हेड देयर इज अ बास्केट और समथिंग. तो वो रिप्रेजेंटेशन नहीं थी. व्हेन वी सॉ द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या फ़र्क पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी पर्सनालिटीज़ पे, लोग हमें कैसे देख रहे हैं, कैसे जान रहे हैं कि हमारी तो कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं. तो उस वक्त हमारे दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं, एक नीड है, देयर इज़ अ नीड कि हमें वुमेन को रिप्रेजेंट करना है. अगर मैं बात करूं आर्टिकल 370 की, तो आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 विमेन पर्सपेक्टिव से आप मुझे बताइए कि क्या चेंज आया उससे पहले, क्योंकि रेस्ट ऑफ द इंडिया को, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि 370 जब था तब कश्मीरी विमेन की लाइफ कैसी थी और उसके बाद कैसी हुई. तो उससे पहले और बाद का अगर आप मुझे बता पाओ. We call it a decade of change because there are facts and figures how we call this decade a decade of change, and that too especially for women.
You will see women in politics now. जो recent elections हो गए हमारे 2024 में, women came, they contested elections, they came out as voters. Even जो हमारी elderly women है, when you will just go through the data, जिसने 30 साल 40 साल 70 years of women, you know, who never voted, उन्होंने आज वोट किया. सो एवरीबडी, इट्स नॉट अबाउट देन कि उन्होंने किसको वोट दिया, मगर बाहर आकर इस चीज़ को रियलाइज करना कि आई एम अ सिटीजन एंड आई हैव अ राइट टू वोट. सो दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट रियलाइजेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स. यू विल सी एजुकेशन में शी इज़ गेटिंग द स्कॉलरशिप्स. देयर आर सो मेनी गर्ल्स दैट चूजिंग द फील्ड्स जो इस वक्त पे जो मेन डोमिनेटेड हुआ करते थे, या एक फील्ड. Education was also gendered. If you look towards the world from the gender perspective that we call gender lens, तो उसमें क्या होता है, आप हर चीज़ में gendered, colors are gendered, places are gendered, actions are gendered, how you will sit, that is gendered, how you will behave in public, that is gendered. So likewise, if you see professions, you'll see women right now, they are in diverse professions. They are your pilots. आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जांपल देखेंगे, मूव करना पड़ता था, रिलोकेट करना पड़ता था स्टीज की तरफ, या उसमें कहीं ना कहीं वी वुड से, बिकॉज एवरीवन इज़ नॉट प्रिविलेज्ड, कहीं ना कहीं जब थोड़ी सी अड़चने आती हैं, हर्डल्स आते हैं, तो उन सिचुएशंस में मेल एजुकेशन प्रायोरिटाइज हो जाती है. तो यू विल से देयर इज अ शिफ्ट. आज आपको ऐसे लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो जैसे पहले श्रीनगर जाना पड़ता होगा हर हाँ. किसी के लिए, आपको अभी नहीं जाना है. So you have those leading institutions in your villages, in your tehsils, in your localities. So that's one of the shift. People feel free, they are moving freely. Investors are, so जब investment होगा, जब leading institutions ने invest किया, उन लोगों को सहूलियत पहुंची. इस वक्त पे digital India, if we'll talk about that, there is direct benefit transfer, DBT. So there are elderly women, or they are getting their pensions, their welfare schemes, jitni bhi hai, they are availing, they are themselves going to the banks. Fine. They are accessing internet, they are accessing resources. So transformation hua. You have a good infrastructure. See, when you have a good road, comfortable road, then you can move. Insecurity, if you'll see, you have right now your one-stop centers. You have women help desks. You have women police stations, where there was a time women police station is a stigmatized place, especially at our place. तो वहाँ जाना, अगर आपका कोई इशू होता, वो इशू 50% था, वो 90% बढ़ जाता, because you accessed police and you accessed police station. Right now it's not that. People have understood that police is for our security. right. They are the first hand. This is the place, whatever happens to us, we will access this. They are for us. तो ये जो stigmatized चीज़ें थी, I think that fear is gone, that stigma is gone, because women is in the field. And there's one more thing. See, property is something that makes you independent. अगर आप किसी भी औरत से बात करेंगे, उसको आप बताएंगे, अच्छा ये चीज़ हर किसी के साथ प्रॉब्लम है. So when it comes to women share certain common problem. तो आप, अच्छा आप क्यों नहीं इससे निकल रहे हो, किसी की ज़्यादा इंटेंस वो प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बोला अच्छा क्यों नहीं. सो एवरीवेयर यू विल फाइंड समथिंग वेरी कॉमन ये होगा. वो बताएंगे कि अगर मैं गई तो फिर मैं जाऊंगी कहाँ, मेरे पास छत नहीं है. सो इट इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इधर यू आर मैरिड और नॉट, छत आपकी सबसे बड़ी समस्या है if you don't have it. So now you will see properties in name of women. You have PM Awas Yojana. So under that you can go and get the benefits. There are so many homes constructed, houses constructed under that scheme. You have Mudra Yojana for example. तो gender specific नहीं है, but एक जो feminine character, we actually celebrate the feminine characters. तो उसको मद्देनजर रखते यू विल सी काफ़ी अवेल हो गई मुद्रा योजना, डिस्पाइट नॉट बीइंग अ जेंडर स्पेसिफिक, बिकॉज वुमेन का एक बैंक भी बड़ा ट्रस्ट करने लगा वुमेन पे. शी हैज़ अ क्वालिटी दैट शी विल नॉट डिसीव, शी इज़ वेरी लॉयल, एंड इट एक्चुअली वर्कड.
महविश से भी जानना चाहूँगी, आपका ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज़ आप एडवोकेट भी हैं, तो आपको कोई ऐसा, आपके पास ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल हो जो आप शेयर करना चाहो कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो वुमेन राइट था जो पहले नहीं था और अब मिलता हो? एग्जैक्टली सी हमारे पास राइट्स थे पर एम्पावरमेंट नहीं था। एम्पावरमेंट इन दिस एज एन कि जो बाकी सारे पोर्शन पे हिंदुस्तान के बाकी सारे पोर्शन पे अप्लाई होता था, हम पर नहीं होता था। सपोज अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो कश्मीर में आरपीसी के तहत रणबीर पीनल कोड के तहत सारी जो भी क्राइम्स होते थे उसके अंडर हो जाता था वो केटर। बट द थिंग इज कोई स्पेशल प्रोविजन उस पर अप्लाई होता नहीं था, चाहे वो पॉक्सो हो, चाहे वो डीवी हो या कोई और क्राइम हो। तो वो जनरल सेंस में आपके पास एक फ्रेम है, उसमें ही से आपको कोई लॉ निकाल के अप्लाई करना है। तो अगर कोई स्पेशल प्रॉब्लम है तो स्पेशल सोल्यूशन हम पे अप्लाई नहीं होता था, जबकि वो बाकी सारी औरतों पे, हिंदुस्तान की बाकी सारी औरतों पे अप्लाई होता था। तो उसके बाद जब 370 हटा, ऑटोमेटिकली रीऑर्गेनाइजेशन के तहत वो सारे लॉज हम पे अप्लाई हो गए। तो इस वक्त की अगर हम बात करें, ए वुमेन इज मोर पावरफुल दैन बिफोर। चाहे आप प्रॉपर्टी में बात करो, चाहे आप किसी क्राइम की बात करो जो उसके अगेंस्ट होता था, और जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशंस का जो भी मतलब माध्यम था हम अवेल नहीं कर पाते थे, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि उसमें भी काफ़ी बदलाव आया, क्योंकि एक औरत अब नहीं डरती। And there, if I would add one thing, there are different opinions on Article 370. That's very normal in the country. You can have your opinion, I can have my opinion. But if it is about in context to women, how we say it was gender biased. Because one who marries outside the state before the abrogation of article, उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलता था फिर। अगर उसने उसका स्टेट सब्जेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाता था, शी वाज नॉट एंटाइटल्ड टू हर प्रॉपर्टी, शी कैन नॉट इनहेरिट दैट। वाइल एज अगर एक लड़का शादी करता बाहर आउटसाइड स्टेट तो ही वाज इक्वली एंटाइटल्ड, उसका एंटाइटलमेंट जो है वो खत्म नहीं होता था। सो ऑन दैट बेसिस इफ वी सी दिस वाज अ वेरी जेंडर बाइस्ड kind of thing we had. And since the abrogation, ये चीज़ हो गया कि there are a number of cases and it's quite evident because facts speak. तो ऐसा है, once article 370 जो है, once that got abrogated, तो ये जो एक प्रॉपर्टी है जिन्होंने बाहर शादी की थी नॉन स्टेट सब्जेक्ट से, so they got their property rights again. So that's one of the अभी भी कश्मीर में थोड़ा-सा आपको लगता है कि कभी कहीं मिथ है 370 को लेके, कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ लोग वेलकम नहीं करते अभी भी 370 को? जब भी हम बात करते हैं किसी चीज़ की तो वहाँ दो ओपिनियन होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हम नेगेटिव में कुछ कर नहीं सकते, पर जो पॉजिटिव साइड होता है वी कैन अप्रिशिएट इट। अगर वो हमारे बेनिफिट के लिए, देन वी हैव टू अप्रिशिएट इट। इट्स नॉट लाइक कि नो, हमारा दिमाग में एक नैरेटिव सेट हो गया है तो हम उसी को फॉलो करें। इफ इट इज़ फॉर आवर बेनिफिट, और दैट वाज फॉर आवर बेनिफिट, क्योंकि स्पेशली अगर हम वुमेन तबके की बात करें तो उनको वो सब मिला जो उनको चाहिए था। हमने कश्मीर में वो टाइम भी देखा है जब स्कूलों, कॉलेजों में ताला लगा होता था। अब हम अटेंडेंस देखते हैं कि 90% अप्रॉक्स अटेंडेंस होती है। उसके बारे में आप लोग क्या बोलोगे? See, when Article 370 was in court, pending in Supreme Court, Honorable Supreme Court, so हमने, क्योंकि जब लास्ट का टाइम था उसमें, तो उसमें पेशियाँ बहुत सारी प्रोसीडिंग्स लगती थी, तो आए दिन हमारा कॉलेज बंद होता था। इवन कभी-कभी हम कॉलेज तक पहुँचते थे और कॉलेज पहुँच के पता चलता था आज तो आर्टिकल की प्रोसीडिंग है तो आज कॉलेज बंद रहेगा। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं उससे हमारा भी फ्यूचर स्टेक पे था। तो जब से वो चीज़ हुई, अब कॉलेजेस बंद नहीं होते, पढ़ाई कंटिन्यूअसली चल रही है, किसी का फ्यूचर दाँव पे नहीं लगा है, स्मूथली सब कुछ चल रहा है। तो if you see the figures of this decade, you'll find that it has been a very मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहा वमेन के लिए, छोटी छोटी लड़कियों के लिए। Even if we find in times of insurgency, there was a challenge also कि लड़कियों को छोड़नी पड़ी अपनी पढ़ाई को। There were पंडित girls जो दूसरे दिन उनका एग्ज़ाम देने जाना था, दूसरे दिन पता चला बाकी सब लोग तो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, वो तो चले गए कश्मीर छोड़ के। So that was also who were toppers one day and the second day they were living under tents and displaced from their own places.
तो दिस इज ऑल्सो द रियलिटी ऑफ कश्मीर. सो देर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ इट. बट जब फिर फिगर्स की बात आती है, when you have a data, when you have a proper analysis and understand what figures speak, that speaks that there's a huge rise. कुछ लोगों का कहना है कि कश्मीर में डेमोक्रेसी सिर्फ कागजों पर है, आपका क्या कहना है? अगर वो कागज़ों पे होती तो जो पिछली असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग कश्मीर की वो आज तक की सबसे ज़्यादा वोटिंग है। तो वो सबसे बड़ा सबूत है इस चीज़ का कि डेमोक्रेसी है। देयर वाज़ अ टाइम जब लोग डरते थे वोट करने से। क्यों डरते थे? कि उनको ये डर था पता नहीं लोग जज करेंगे कि वोट किया है। एक ऐसा स्टिग्मा था। बट नाउ इट्स लाइक कि वोटिंग ही है, ये हमारा राइट है, हक है हमारा। तो ये राइट हमसे कोई छीन नहीं सकता है। I'll give one of the case studies, in Sopore. You must be knowing Sangrama is one of the areas. जहाँ पर एक लेडी है, उनका नाम फाता बेगम है. She's 80-year-old female. तो पूरी ज़िंदगी वो कहती है कि मैंने for my life I've gone through so many ups and downs and मैंने अपने बच्चों को I prioritize my children education और मैंने पूरी ज़िंदगी दूध बेचा. So she's been into selling milk and just meeting her expenses जो भी उसके बच्चों के एजुकेशन में लगते. It was in I think 2019-20. उन्होंने इलेक्शन लड़ा, contested elections in her panchayat, and she's the sarpanch of that area and she came victorious and she became the so it's not now being a sarpanch, now it means she's an illiterate woman. लेकिन जो आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ ग्रास रूट डेमोक्रेसी. यू सी एन इलिटरेट वुमन, कश्मीरी वुमन, पुअर वुमन, वो दूध बेच रही थी. शी प्रायोरिटाइज्ड द चिल्ड्रन एजुकेशन एंड व्हेन द टाइम केम उसने इलेक्शन लड़ा. जब उसको प्लेटफॉर्म मिला और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर शी बिकेम अ लीडर. सरपंच इज योर ग्रास रूट लीडर हु कनेक्ट्स योर रिमोट विलेज टू दिल्ली. हमने एक टाइम पे देखा कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, अब क्या पत्थरबाजी बंद है? नो, अभी कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही. इवन इस वक्त अपार्ट फ्रॉम द रिसेंट अटैक कश्मीर इज सेफ एंड वी वेलकम एवरी पर्सन, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने का है. वी वेलकम देम बाय आवर हार्ट. ऐसा कुछ नहीं मतलब है वहाँ पे इस वक्त की पत्थरबाजी हो रही है. कश्मीरियों के दिलों में सबके लिए प्यार है, मोहब्बत है. वो हॉस्पिटैलिटी अभी भी बरकरार है जो पहले हुआ करती थी लोगों में. तो पत्थरबाजी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी कश्मीर. और उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कह लूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट जितना कम हो गया उस वजह से वो चीज़ें बहुत हद तक रुक गई, बहुत हद तक कम्प्लीटली रुक गई. क्योंकि जो हमारे पास सपोज स्कीम्स है या पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, या डिजिटल इंडिया हम देखें, लोग चाहते हैं हम सीखें, हम नया सीखें, हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें. तो जब आप एक ऐसे सिस्टम में आ जाते हैं जहाँ पे आप फुल फ्लेजेडली ऑक्यूपाई हो, तो दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आएगी नहीं कि हमें उस दिशा में जाना है जो दिशा हमारे लिए गलत है, हमारी यूटी के लिए, हमारे देश के लिए गलत है. तो क्या कहीं न कहीं जो कश्मीर का जो यूथ था, वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस था किन्हीं लोगों से कि मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जाना पड़े या कहीं प्रोटेस्ट करना पड़े? क्या रीज़न होता था बेसिकली? We used to have an organized बंद, organized हड़ताल्स, कॉल आती थी, ठीक है ना. सो इट वाज कमिंग फ्रॉम समवेयर जो आपको एक एंड यू वर सपोज्ड टू फॉलो. तो 7 बजे से 8 बजे तक आपको खुला रखना है, इस दिन कंप्लीट बंद, वेडनेसडे कंप्लीट बंद रहेगा. इट वाज एन ऑर्गेनाइज्ड कॉल. संडे को जी आपने बंद रखना है, फ्राइडे को कंप्लीट शटडाउन होगा, सैटरडे को 4 से 5 तक आप 4 बजे से सुबह 8 बजे तक खुला रहेगा. सो एक कैलेंडर आता था. Now you will see that calendar, last calendar was somewhere in I think 2014, maybe it was in 16. 2018 में लास्ट कॉल आई है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद समवन कुछ एक इंसिडेंट हो गया था तो 2020 में. सो 2020 के बाद कंप्लीटली कोई कॉल नहीं, कोई ऑर्गेनाइज्ड कॉल नहीं आया. अगर आप देखेंगे इंसिडेंट्स ऑफ स्ट्राइक्स और इंसिडेंट्स ऑफ स्टोन पेल्टिंग, देयर इज जीरो इंसिडेंट ऑफ स्टोन पेल्टिंग इन 2023. कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं हुई है. एंड नाउ देयर इज अ न्यू फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट यू विल सी, जो रिसेंट पहलगाम अटैक हो गया. इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर 35 ईयर्स में पहली बार सारी ऑर्गेनाइजेशंस
whether you call them we can say from every walk of life. They came forward and they called for a complete shutdown against the terrorism, against the terror incidents. So that is in a way एक indication है पूरी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, that Kashmir stands against terrorism. क्या टेररिस्ट इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे? क्योंकि अगर देख रहे हैं वो कि कश्मीर में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, कश्मीर के लोग पत्थर नहीं उठा रहे, कश्मीर के लोग अपने काम में बिज़ी हैं, तो क्या एक रीज़न हो सकता है कि कश्मीर में कहीं न कहीं ऐसा अनरेस्ट फैले ताकि टूरिज़्म इफ़ेक्ट हो? क्योंकि रिसेंटली हम भी जब पहलगाम अटैक गया, हमारा एक सर्वे चल रहा था, तो हम श्रीनगर एंड बाकी जगहों से जा रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ बहुत कम टूरिस्ट देखे एंड वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था हमारे लिए, क्योंकि वो एक फैमिली बन जाती है जब आपकी यूटी में, आपकी जगह पे, आपके रीजन में दूसरी स्टेट का कोई बंदा आ जाता है, तो वो एक खुशी की बात होती है उनका वेलकम करना। इसका ये सबूत है कि कश्मीर में हॉस्पिटैलिटी है, बट अभी जब हम देखते हैं उस अटैक के बाद बहुत कम लोग आते हैं, टूरिज्म इफेक्ट हो रहा है, दैट्स ट्रू, लेकिन साथ ही कश्मीरी की जो इज्जत है वो थोड़ी सी कम हो रही है कि लोग ये समझते हैं हमें कश्मीरियों से डरना चाहिए, बल्कि रियलिटी ये है कि कश्मीरियों से नहीं डरना। हाँ, हम सबके दिलों में टेररिज्म के लिए नफरत है, कोई नहीं चाहता किसी बेगुनाह का खून बहे, बट कश्मीरियों के दिलों में ऐसी कोई बात नहीं है कि लोगों को कश्मीरियों से डरना चाहिए। Can you believe जो कश्मीर हिस्ट्री में, if you revisit the history of Kashmir, you will find Pandit exodus is one of the heinous things that has happened. But the reality is पंडित्स वहाँ अभी भी रहते हैं और वो कश्मीरी सोसाइटीज में रहती है, उन गांव विलेजेस में रहते हैं, एंड कश्मीरी पीपल आर प्रोटेक्टिंग देम, दे आर शील्डिंग देम। उनके रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं, रोजमर्रा की लाइफ होती है, दे आर इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इनटू दैट। रिसेंटली आप कुछ ऐसी स्टोरीज भी देखेंगे और ऐसे चीजें भी देखोगे। इट बाय द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग। सो वंस यू आर रेडी टू प्रेजेंट अ गुड पिक्चर, तो जाहिर सी बात है दुनिया को ये भी पता चल जाएगा कि अच्छी पिक्चर भी है। यूल फाइंड कहीं किसी पंडित की डेथ होती है तो देयर आर मुस्लिम पीपल जो उनके लास्ट रिचुअल्स करते हैं, है ना। तो कहीं मुस्लिम्स का फेस्टिवल होता है, वहाँ पंडित लोग आते हैं। रिसेंटली खीर बवानी होती है हमारे कश्मीर में, सो उसमें मुसलमान शिरकत करते हैं, कश्मीरी मुस्लिम्स, दे गो एंड सर्व देम देयर, दे इक्वली पार्टिसिपेट। या अभी हमारी यात्रा वहाँ चल रही है, शुरू होने वाली है। सो दैट इज अ रियलिटी ऑफ कश्मीर। हमने पहले देखा है कि कश्मीर में आतंकियों के जनाजे पर भी भीड़ लगती थी। अब का क्या माहौल है? क्या मतलब डर के वजह से नहीं लगती अभी, या क्या सोच में बदलाव आया? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर वेलराइजिंग। आप किसको हीरोइज्म आप किस चीज में देख रहे हैं। इस टाइम पे मुझे लगता है कश्मीरीज आर लीडिंग इन एवरी फील्ड, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, विद एनीथिंग, सो दे आर आर हीरोज। So this Fatah Begum that I was mentioning, she is the what I'd say role model. So role models ये है जो ग्राउंड से कुछ हासिल कर रहे हैं, जो ग्राउंड से अपनी कम्युनिटी को कुछ दे रहे हैं। So this is again one section and one part of the society. अब अगर आप इसको वेलराइज करने पे आएंगे, so this is I think the huge thing to celebrate. अगर 10-11 साल में मैं बात करूँ आफ्टर 2014, चाहे वो हाईवे हो या हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर या इंटरनेट, क्या आपने मेजर बदलाव देखा है कश्मीर में? हर बदलाव देखा, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप किसी भी चीज़ की। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मैं आपको बताऊंगी जेंडर पे उसने कैसे, जेंडर में क्या बदलाव आया। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो रूरल एरियाज़ की बात करें तो स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये काफ़ी दूर पड़ते और रोड्स नहीं थे, कच्ची सड़कें थी, पक्की सड़कें नहीं थी। तो उस वजह से क्या होता था, जो फीमेल एजुकेशन है उस पे ये असर था कि अकेले दूर नहीं जा सकते हो तो बेहतर है घर पे बैठो, अकेले कॉलेज नहीं जा सकते हो तो बेहतर है घर, क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती, ओब्वियसली जब रोड्स नहीं होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन तो इट्स ज़ीरो। तो उस वजह से एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अब जब ये चेंज आई, क्योंकि इस वक्त कश्मीर में आप कहीं किसी भी रास्ते से जाओ, हर रास्ते से रोड्स बन रहे हैं,
हर रास्ते, हर साइड से रोड्स बन इनफैक्ट रहे हैं। हमने देखा G20 भी हुआ था 2024 में, यस, तो उसके बाद तो और भी ज़्यादा और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जी। में इज़ाफ़ा हो गया। तो जो सफ़र है वो लोगों का आसान हो गया। इवन ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ। अगर आप पहले की बात करें तो मेजॉरिटी जो डिलीवरीज़ होती थी, वो घरों पे होती थी, जस्ट बिकॉज़ हॉस्पिटल्स दूर थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये असर पड़ा। और एजुकेशन की बात करें तो सैचुरेशन अभी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, क्योंकि तब लड़कियाँ कुछ पर्टिकुलर कुछ फ़ील्ड्स में नहीं जाना चाहती थी, जैसे कि एमबीबीएस कॉलेजेस कम थे, उसके बाद कॉलेज और आ गए, साउथ साइड से आ गए, अब नॉर्थ साइड से आ गए, मेडिकल कॉलेज दिए गए वहाँ पे। तो उस वजह से जब सीट्स इंक्रीज़ हो गई, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो गया उसमें, तो वो एक चेंज आई। व्हाट अबाउट हेल्थ? हेल्थ में कितना बदलाव देखा आपने पिछले 11 सालों में कश्मीर में? नाउ मेडिकल एक्सपेंस या ट्रीटमेंट जो है ये प्रिविलेज नहीं रहा। सो जो एक शिफ्ट देखते हैं हम, शिफ्ट तब हम ट्रैक करते हैं या इस चीज़ को हम शिफ्ट तब नाम देते हैं जब प्रिविलेजेस जो किसी टाइम पे प्रिविलेज कंसिडर करते हैं आप, वो अब प्रिविलेज नहीं है। दैट्स योर डेली नीड एंड दैट्स योर लाइक दैट यू डू इन रूटीन नाउ। सो दैट हैपेंड, लाइक शी मेंशन्ड, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ गई, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जब आपके पास हॉस्पिटल होगा, इवन नाउ इट डजंट डिपेंड ऑन कि आपके पास सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपके पास जो डिस्पेंसरीज होती है आपके गांव में, इवन दे आर नाउ टू सम एक्सटेंड दैट मच इक्विप्ड। जन औषधि केंद्र है कश्मीर? एग्जैक्टली, एंड दैट वहाँ पर वो चीज़ें हो जाएं। सो इन स्मॉल स्मॉल सेंटर्स को आप इतना इक्विप कर रहे हैं कि आपकी जो इमीडिएट हेल्प हो या इमीडिएट जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है। देन वी नो फॉर मेजर ट्रीटमेंट्स, देखिए कोई दिल्ली में होगा वो अमेरिका चले जाएगा अपना ट्रीटमेंट करने के लिए, कोई कश्मीर होगा, many of the times you'll find them in Amritsar, Delhi, Mumbai. So that happens, that keeps on happening too. That's a part of, you know, अपना अपना प्रेफरेंस है। बट आम इंसान के साथ क्या हो रहा है और आम इंसान कितना अवेल कर रहा है और कितना फ़ायदा ले रहा है, सो आई थिंक दैट्स क्वाइट विजिबल। आई वांट टू मेंशन वन थिंग, जब इन्होंने कहा मुझे वो एक बात याद आई। देयर वाज अ पर्सन इन कंगरूसा और गाडगोपाल, आई डोंट रिमेंबर द प्लेस। सो हम लोगों का एक सर्वे चल रहा था, हम उसके पास गए। वी डिडंट टेल हिम आप कुछ बोलो, हमने बस उनको इतना बोला कि आपने आज तक किसी स्कीम का लाभ उठाया है? एंड ही वाज लाइक दिस, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सरकार का। क्यों? क्योंकि वो एक, ही वाज अ कारपेंटर, उसकी लेकिन इनकम करंटली कोई नहीं थी, क्योंकि उसकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी थी। और वो एक ट्रीटमेंट से जा रहा था, डायलिसिस कर रहा था, तो उसके पास और पैसे कुछ नहीं थे, वो बिल्कुल ही बेकार था। बोला कि मैं गोल्डन कार्ड से वो डायलिसिस ले रहा हूँ और मुझे 1 रुपए नहीं देना पड़ा, एक पैसा मुझे खर्च करना गोल्डन नहीं कार्ड क्या, वो आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान, एग्जैक्टली, वी कॉल दैट आभा कार्ड। आभा कार्ड, आयुष्मान भारत के। एग्जैक्टली। सो मुझे एक पैसा नहीं देना पड़ा उस चीज़ के लिए, एंड लिटरली ही वाज ग्रेटफुल। ऐसा नहीं था कि वो दिखा रहा था, ही लिटरली ही वाज ग्रेटफुल। तो वो एक इम्पैक्ट पड़ा हेल्प पे कि अगर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, एंड गॉड अल्लाह ना करे कि वो बंदा या वो औरत किसी ऐसी चीज़ से जाए जो अनसर्टन है, उसके पास एटलीस्ट वो एक कार्ड है जो उसकी मदद तब करेगा जब उसके पास कोई नहीं है, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सरकार काफ़ी है। ओके, एंड व्हाट अबाउट इंटरनेट? क्योंकि आप लोगों ने एक टाइम वो भी देखा है जब कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहता था, इंटरनेट चलता नहीं था। अभी का क्या स्पीड है इंटरनेट का कश्मीर? 5G। स्पीड तो 5G है। you'll see देखिए, एक चीज़ का एक इम्पैक्ट नहीं होता है, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट। व्हेन सम पॉलिसी कम्स एंड व्हेन समथिंग यू आर पुटिंग समवेयर, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट शटडाउन नहीं होता है। अगर आप टाइम देखें जब इंटरनेट शटडाउन होता था, नोबडी वाज, आप 10 बार पहले सोचते मैं इन्वेस्टमेंट करूं नहीं करूं, बिल्कुल। बिकॉज आपने एक कस्टमर बेस बनाई है, उनके साथ कल को उनको डिलीवरी देनी है, उनके साथ कल को रीच आउट करना है, आपके पास इंटरनेट नहीं है। अब इंटरनेट तो दूर की बात है, आप फ़ोन कॉल नहीं कर सकते हैं। सो दैट मीन्स आपका आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, वो तो रिटर्न देगा नहीं। सो एंड मैनी, इफ यू विल सी, you are then compelled to withdraw this idea of setting a business. लेकिन अभी आप देखेंगे, मेन तो दूर की बात है, बॉयज मेन इनटू द बिजनेस। अब आप वुमेन देखें कितनी बिजनेस में, इवन घरों में बिजनेस सेटअप किया है,
किसी ने, देयर इज वन ऑफ द स्टोरीज, पीएम आवास योजना में घर लिया महिला ने, बच्चे बच्चे पाले कैसे, उसी घर का एक कमरे में उसने कटिंग टेलरिंग सेंटर बनाया, शी स्टार्टेड अ बुटीक, उसका इनकम भी चला, घर भी बन गया और उसके बच्चे भी पढ़ रहे। सो हर चीज का मल्टी डिमेंशनल तरीके से वो चलता है फिर। सो लाइकवाइज अभी जो है बहुत इट्स अ डिजिटल इंडिया, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन इंटरनेट शटडाउन, यू आर लिविंग इन अ डिजिटल इंडिया। वो व्हाट अबाउट वुमेन सेफ्टी, अभी कितना सेफ है कश्मीर? कश्मीर बहुत सेफ है, कश्मीर पहले भी सेफ जैसे कि पहले था कि दूर नहीं भेजना बेटियों को, ये सोच में भी बदलाव आया है? जी। तो पहले ये चीज़ था कि जो कश्मीर में हालात थी उस वजह से वो एक डर सा था कि हमें अबे स्पेशली बेटियों को बाहर नहीं भेजना है। अब ये है कि वो जो डर का माहौल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वो ख़त्म हो चुका है। अब ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं कश्मीर में, अपार्ट फ्रॉम दैट मैम रिपीटेड दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट अटैक अभी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हमें डरना चाहिए। तो वो डर अभी है नहीं फैमिलीज़ में, और जब है बेटियां चाहती है कुछ करना तो कोई फैमिली नहीं रोक सकती है, और न रोक सकती है और न रोकना चाहती है उस चीज़ को। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, जम्मू कश्मीर के पास अपना आईआईटी, एम्स, आईआईएम है, कैसा फ्यूचर देखती हैं कश्मीर का एज अ कश्मीरी सिटीजन? Yeah, I believe, see, just again going back to what you just said previously, it is not like कि आप बेटे की education for now I said कि फैमिली प्रेफर करती है ये बेटी भी पढ़े, बट एक हिस्ट्री जो है हमारी रही है, दैट हैज़ बीन, वो इंसान को इंसिक्योर कर देती है, क्योंकि जब एक टाइम ऐसा आया कि वुमेन वे फोर्स्ड टू कम बैक होम, leave their education if they were studying outside Kashmir, वो उनके फादर को, उनके भाइयों को डराया धमकाया, टॉर्चर हुआ कि जस्ट गेट योर वुमेन ऑफ योर फैमिली बैक टू होम, she cannot study outside, so they were supposed to drop out from, और आज भी कहीं ऐसा होता है, कहीं कुछ, but the reality is now you will see they are studying outside, they are studying all across India. अब वो वहीं तक महदूद नहीं है, they are studying in, जैसे because अब ये रिवील कैसे हो रहा है when you see इस वक्त पे वॉर चल रहा है पूरी दुनिया में, कहीं इधर से कुछ होता है उधर से कुछ होता है, huge number of people are coming, इंडिया अपनी कंट्री उनको वापस ला रही है for their safety and security, and we are seeing so many girls there. रिसेंटली ईरान से कितने सारे को डिपोर्ट वापस कर दिया गया, घरों तक सेफली पहुंचाया गया, या कहीं कोई इंसिडेंट हो गया, हाउ आर सिख कम्युनिटी दे ब्रॉट दीज कश्मीरी गर्ल्स बैक टू देयर होम सेफली। जब कश्मीर में कोई इंसिडेंट होता था वो बड़े डरे हुए थे, पता नहीं घर पे क्या हुआ है। सो दिस शोज एक्चुअली व्हाट इज द प्रायोरिटी एंड व्हाट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एजुकेशन। अब अगर आपके पास, आपके घर में, लाइक आई मेंशन्ड, आपके घर में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, लीडिंग, इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूशन है आपके डोर स्टेप पे, व्हाई यू नीड टू गो मूव? अगर आपके फोन में आप किसी आईएएस की कोचिंग कर सकते हैं, तो व्हाई यू नीड टू मूव टू दिल्ली? बड़ा आपका मौसम भी अच्छा है उधर, है ना, घर भी है, हवा भी अच्छी है। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन अब ये रहेगा कि कश्मीरी लोगों को प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं? सो कश्मीरी लोगों का ओपिनियन क्या है अबाउट पीएम मोदी? Well, I think he's the honorable prime minister of the country. So, first of all, we see ourselves as the citizen of the country, and ahead of that, so this thing takes a precedence कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, so he's the head of the country. So, of course, एक तो as a prime minister, then as knowing him through his contributions, so that makes him one of the respectable person in our eyes, in all the in the eyes of all the citizens of the country. I think that should not be confined to the context of Kashmir only, क्योंकि वो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। थैंक यू सो मच दक्षानंद महविश, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा। आपने अपने व्यूज, अपने पर्सपेक्टिव कश्मीर की तरफ से नो द नेशन पे रखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ कश्मीर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से दरख्शान भट्ट और महविश। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और देखते रहिए नो द नेशन गरमा के साथ।